पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में प्रोजेक्ट फोर्स चर्चा में है। क्या है प्रोजेक्ट फोर्स? असल में क्या है, कुछ दिन पहले का एक सेशन रिकॉल करिए, मैंने आपको पढ़ाया था। उस सेशन में मैंने आपको बताया था टर्की यानी तुर्की और ग्रीस के बीच का एक विवाद। आपको यदि याद हो तो मैंने एजियन सी एक मुद्दा मैंने आपको समझाया था। एजियन सी वाले क्राइसिस पे इधर से ग्रीस कह रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है जहां मुझे ड्रिलिंग करनी है, इधर से तुर्की कह रहा है कि इधर मुझे करने हैं, ड्रिलिंग करनी है। और इसको लेकर के मैंने आपको एक सेशन पढ़ाया था, है ना। अब क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला और उस आर्टिकल ने सोचने के लिए मजबूर किया। बहुत प्यारा आर्टिकल है साथियों, और ये आर्टिकल मुझे मिला अल जजीरा पर। मेरे प्यारे साथियों, अल जजीरा गल्फ का एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। जिस प्रकार से अपने राज्य इंडिया के अंदर द हिंदू है ना, और मतलब ब्रिटेन का बीबीसी है, इसी प्रकार से गल्फ देशों का अल जजीरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है। तो आज मैं अपना सारा क्रेडिट अपनी इस क्लास में जो ये सवाल डिस्कस कर रहा हूं, ये अल जजीरा को डिस्कस कर रहा हूं और उन्हें ही अपना क्रेडिट शेयर करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी न्यूज़ कवर की और उन्होंने बकायदा इस पूरी खबर को, आप खुद भी इस टाइटल को ढूंढ करके पढ़ सकते हैं, मैं इसी टाइटल को आपको पढ़ा रहा हूं। इन्होंने प्रोजेक्ट फोर्स नामक इस टाइटल को डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया, क्या कहा, एक एक करके अब मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताता हूं। इनका कहना है कि असल में वर्तमान में जो पूर्वी भूमध्य सागर है वो नेचुरल संसाधनों का यानी प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र होने के कारण विवाद की जननी बन गया है। दोबारा सुनिएगा, और इसे ही इन्होंने प्रोजेक्ट फोर्स नाम दिया है। प्रोजेक्ट फोर्स क्या है? पूर्वी भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर कहां है? अपने सामने लगे हुए, जल्दी से मैप में पहुंच जाइए, मैं तो लेके आया ही हूं, आप भी एक बार मैप में पहुंचिए शीघ्र और देखिए कि कहां पर स्थित है भूमध्य सागर। भारत देखिए, भारत के पश्चिम में चलिए, पश्चिम में आपको दिखाई देगा, एक तरफ आपके जस्ट बगल में पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल है, बाबे मंडल से आप जाते हैं लाल सागर में, लाल सागर से स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर, और आप पहुंच गए यहां पर। बताइए जरा, आप सभी लोग इस मैप पर पहुंच गए होंगे, एक बार देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा भूमध्य सागर और इस भूमध्य सागर को जोड़ने वाली ये रही स्वेज कैनाल जो कि इजिप्ट में स्थित है। और मेरे प्यारे साथियों, स्वेज कैनाल जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। प्रोजेक्ट फोर्स के लिए इन्होंने जो बात बताई, इनने कहा पूर्वी भूमध्य सागर, वहां प्रोजेक्ट फोर्स चल रहा है। क्या है पूर्वी भूमध्य सागर? अच्छा, दिशाओं का ज्ञान करा देते हैं। हर बार अंकित परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है। दिशाओं का ज्ञान मैप में कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर साउथ होता है मैप में, नीचे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। अपना सीधा हाथ जिस तरफ है राइट हैंड उधर ईस्ट, और लेफ्ट हैंड जिधर है उधर वेस्ट होता है। तो देखिए, ये है पूरा की पूरा भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर की दिशाओं की अगर चर्चा करें तो इधर देखिए तो आपको ईस्ट दिखेगा, इधर वेस्ट। तो हम चर्चा जो आज कर रहे हैं वो प्रॉपर इस क्षेत्र की कर रहे हैं जिसका नाम है भूमध्य सागर का पूर्वी किनारा। डन। और इस पूरी कहानी का आज हीरो, आपके सामने जो किरदार यहां पढ़ाए जाएंगे उनमें एक का नाम है ग्रीस, एक का नाम है तुर्की और एक का नाम है साइप्रस। इसे देखना ना भूलें, ये एक आइलैंड कंट्री है। अगर आपको ये यहां दिखाई दे रहा हो प्रॉपर टाइप से तो इसे देखें, ये रहा साइप्रस, ये मैंने एकदम डार्क कर दिया, लीजिए ये है साइप्रस। तो आज की मूवी के किरदार कौन कौन? तीन। कौन कौन है? ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी तरीके से समझना है। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, इसे पूरी तरह से तैयार करने में मुझे खुद को 1.5 घंटा लग गया। जब मैं आपके सामने ये मुद्दा तैयार करके लाया हूं तो आप भी इसे पूरी इज्जत के साथ में समझें। ये तीन किरदार हैं, ग्रीस, तुर्की और साइप्रस। और यहीं पर क्या कहानी हुई अब वो सुनिए। असल में मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि एजियन सी जो कि ग्रीस और तुर्की के बीच का विवाद का कारण बन रहा था, अब उससे ज्यादा विवाद का कारण साइप्रस है। यह बात आज निकल के आई अल जजीरा की रिपोर्ट में। क्या बात है, अब उसको समझने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे साथियों, कहानी है थोड़ी पुरानी। कब की कहानी है? कहानी है वर्ष 2018 में फरवरी की। हुआ क्या, इटली, इटली जो कि आप भूमध्य सागर में देख सकते हैं, ये रहा इटली। अगर आप पहचानते हो तो ये है इटली भूमध्य सागर में, ठीक है। इटली की एक कंपनी ने वर्ष 2018 में इस साइप्रस के ही एक पर्टिकुलर आइलैंड पर, जिसका नाम है ब्लॉक 6, याद करिएगा, कहानियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया कैसे बदल रही है चीजें समझिएगा।
इटली के एक जगह पर जिसका नाम है ब्लॉक 6, वहां पर 3.5 ट्रिलियन, ध्यान से सुनिएगा, 3.5 ट्रिलियन, अगर आप इन जीरो को काउंट कर पाए तो काउंट कर लीजिएगा, 3.5 ट्रिलियन मीटर क्यूब नेचुरल गैस का पता लगाया। ध्यान से सुनिए, ये सारी जीरो आपको यही दिखा रही हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये भूमध्य सागर है, इसे आप अच्छे से देख लें, यानी मेडिटेरेनियन सी है, ये रहा साइप्रस और इसी का है ब्लॉक 6। इटली की एक कंपनी ने यहां पर 3.5 ट्रिलियन मीटर क्यूब गैस का पता लगाया। अच्छी बात है। इसी प्रकार से लगभग 5 ट्रिलियन गैस का पता नील नदी के तट पर लगाया। यहां पर नाइल रिवर है और नाइल रिवर का मुहाना है, आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी रिवर जो कि नाइल रिवर है, और वो भी भूमध्य सागर में गिरती है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसे थोड़ा साइड में हटा देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, इस जगह जब ये बात पता चल के आई, अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर ये 3.5 ट्रिलियन होता कितना है? इसको मैं समझाता हूं। बेटा इतना होता है कि अगर अमेरिका सब तरह की ऊर्जा का उपयोग बंद कर दे, पेट्रोल बंद कर दे, और किसका पता लगाया बेटा? ये नेचुरल गैस का, ध्यान रखिएगा, ये गैस की बात कर रहा हूं, जैसे कि एलपीजी होती है ना आपके, एलपीजी सीएनजी उस वाली। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बार के लिए अमेरिका सब तरह की उस संसाधनों का उपयोग बंद कर दे, यानी कि मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी, कोयले का उत्पादन बंद कर दे, पेट्रोल का बंद कर दे, न्यूक्लियर एनर्जी बंद कर दे, सोलर एनर्जी बंद कर दे, सब प्रोडक्शन बंद कर दे, और केवल गैस से अपने सारे काम चलाए, गैस से ही ईंधन बनाए, गैस से ही वाहन चलाए, गैस से ही बिजली पैदा करे, तो 10 साल तक, अब मैंने अमेरिका क्यों बोला? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा कंजप्शन करने वाला है वो, है ना। 10 साल तक मेरे प्यारे साथियों वो बिना किसी दिक्कत के इस गैस से काम चला सकता है। इतनी गैस है ये। अब आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों, ये इतनी गैस है कि इस गैस के आधार पर आप वेनेजुएला के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। वेनेजुएला थोड़ा ही इससे ऊपर है, यानी कि ये इतनी गैस है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक संसाधनों की लड़ाई में लग रही है। यह घटना जब फरवरी 2018 की है, तो स्वाभाविक है कि इस जगह पर कौन गैस निकालेगा, यह सबसे बड़ा पॉइंट बन करके आता है। ब्लॉक 6 में कौन गैस निकालेगा, इसको लेकर के सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। और चूंकि इस पूर्वी भूमध्य सागर में गैस का पता लगना प्रारंभ हो गया, तो पूरी दुनिया में होड़ मच गई। और स्पेशली किसमें होड़ मच गई? ये जो पड़ोसी देश थे, कौन कौन से? ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, ये पड़ोसी। और इसे देखना मत भूलिएगा, इसका नाम है लीबिया। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसकी राजधानी ट्रिपोली। मैंने पढ़ाया हुआ है कि यहां पर तुर्की का बहुत बड़ा इंटरफेयर, पूरी कहानी सुनाई हुई है, पुराने विद्यार्थियों को याद होगी। अच्छा, अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? कहानी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि ब्लॉक 6 पर कौन गैस बाहर निकालेगा, इसको लेकर के सबसे पहला क्लेम किया साइप्रस ने क्लेम किया कि भाई चूंकि ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फंस रहा है, तो ये क्लेम मेरा है। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है? आइए मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ सी कहते हैं, जिसे हम यूएन क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये यूएन क्लॉज 1985 में आया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश का जो बॉर्डर है, उसके बाद समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, उसे हम टेरिटोरियल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। आप पूछना चाहेंगे किलोमीटर में कितना होता है? मेरे प्यारे साथियों, 22.2 किलोमीटर होता है। फिर आप पूछना चाहेंगे सर ये 200 ये क्या है, नॉटिकल माइल्स क्या है? मैंने कहा भाई इसी के आर्टिकल 3 में तो ये लिखा हुआ है, यूएन क्लॉज के आर्टिकल 3 में, और आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, बेस लाइन बोले तो जहां से देश प्रारंभ हो रहा है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, यानी EEZ कहलाता है। एक्सक्लूसिव होने का अर्थ है कि उसके संसाधनों पर एक्सक्लूसिवली, यानी कि केवल और केवल उसी देश का अधिकार होगा जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1985 के तहत हुआ ये समझौता ये बताता है कि जो जो इसके ऊपर साइन करेंगे उन्हें समुद्र के नियम मान्य होंगे, और इन समुद्रों के नियम के हिसाब से ये सारा क्षेत्र साइप्रस के आसपास का साइप्रस का ही है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको जान करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इस यूएन क्लॉज के ऊपर तुर्की ने साइन नहीं कर रखा है, टर्की ने साइन नहीं कर रखा। इंडिया इसके ऊपर सिग्नेटरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। टर्की ने यूएन क्लॉज पर साइन नहीं कर रखा है, और टर्की कहता है कि कुछ नहीं होता ये ईईजेड वगैरह, हम केवल एक चीज मानते हैं और उसका नाम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को मानते हैं हम, यानी हम केवल इतना मानते हैं कि जो लैंड मास है जिसके ऊपर देश बसा हुआ है वो समुद्र में कितनी गहराई तक है, हम बस इतना मानते हैं। अधिकतम 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्रफल जो है वो हम किसी देश का मान सकते हैं। ये 200 नॉटिकल माइल वाला क्लॉज हम नहीं मानते। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस नियम के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है। संयुक्त राष्ट्र इन्वॉल्व है तो इनडायरेक्टली इसमें सभी इन्वॉल्व हो गए। जैसे यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो एक तरफ दुनिया वाले आ गए और एक तरफ आ गया पूरी तरह से तुर्की, जो कि ये कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छी बात है, लेकिन एक बार के लिए हम पूरी दुनिया की बात अगर करें तो वो ये मानता है कि जो साइप्रस है वो साइप्रस का ही अधिकार क्षेत्र है 200 नॉटिकल माइल तक। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और है सर। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये साइप्रस किसका है? क्या साइप्रस कोई देश है, कोई आइलैंड है, या किसी की टेरिटरी है आफ्टर ऑल क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि साइप्रस जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। बोले बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तो साइप्रस इंडिपेंडेंट देश होगा। हमने कहा इसका भी थोड़ा इतिहास है, चलिए वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में सुन लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, साइप्रस जो है वो आजाद हुआ था 1960 में। किससे आजाद हुआ था? ये आजाद हुआ था यूके से, यानी ब्रिटेन से आजाद हुआ था। जब ब्रिटेन से आजाद हुआ तो साइप्रस में रहने वाले जो लोग थे, चूंकि आपने इनकी लोकेशन देख ली, ये रहा साइप्रस और इसके पड़ोस में यहां पर है ग्रीस और यहां पर है तुर्की। यहां के रहने वाले लोग जो थे वो ग्रीस अथवा तुर्की में बटे हुए थे। यानी इनका मानना था कि साइप्रस के लोग या तो ग्रीस से समर्थन प्राप्त रखते हैं या फिर तुर्की से समर्थन प्राप्त रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि इस आइलैंड पर दोनों का ही इंटरफेयर था, इसलिए वर्ष 1960 में यह आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के बाद में साइप्रस में दो धड़े बन गए। केवल दो धड़े बने, जिनमें से एक धड़ा जो कि तुलनात्मक रूप से मैप में नीचे है, जिसे आप दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं, और जो तुलनात्मक रूप से ऊपर है, जिसे आप नॉर्थ हिस्सा कह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, साइप्रस का ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से जाना जाने लगा। अब रिपब्लिक अभी मत कहिए इसे, केवल इतना समझिए कि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो ग्रीस के प्रभाव में रहने लगा, और जो उत्तरी हिस्सा है, नदर्न साइप्रस है, वो वाला हिस्सा तुर्की के प्रभाव में रहने लगा। लेकिन समय बढ़ता चला गया। और तो सुनिए, यहां पर जब ये दोनों ने इसको साइप्रस को अपने साथ में जोड़ा, यानी साइप्रस को यूके ने आजाद किया, ग्रीस और तुर्की को छोड़ के चले गए कि तुम ही यहां के रखवाले हो, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करवाया। क्या एग्रीमेंट साइन करवाया? ये एग्रीमेंट साइन करवाया कि इसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं करेगा। किसके ऊपर? साइप्रस के ऊपर। हां, यहां के लोग हो सकता है ग्रीस में आस्था रखते हो या तुर्की में आस्था रखते हो, लेकिन कब्जा कोई नहीं करेगा। समय बीतता गया, वर्ष आया 1974 का। वर्ष 1974 में साइप्रस के अंदर एक विद्रोह हो जाता है। हाँ जी साथियों, एक न्यूज मैं लाना कम कर गया हूं क्योंकि बहुत सारी न्यूज हो जाती है, अदरवाइज दो तीन अच्छी न्यूज है, कल कवर कर दूंगा। एक अफ्रीकी देश है जिसका नाम है माली, वहां पर सैनिक विद्रोह हो गया है। रात को हुआ है, मतलब दोपहर रात को 2 बजे के आसपास की न्यूज है ये। वहां पे सैनिक विद्रोह हो गया है। मैं सुबह लाने वाला था लेकिन न्यूज ज्यादा हो गई थी मेरे पास, इसलिए नहीं लाया हूं। एक तो वो कवर करेंगे, और एक जो है अपने रोहित शर्मा जी जो है उनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उनके लिए नॉमिनेट किया गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। काफी अच्छी न्यूज अपने पास है जो कल आएंगी, है ना। फिलहाल के लिए जितनी आ सकती है उतनी लेके आया। 1974 में मेरे प्यारे साथियों यहां पर सैनिक विद्रोह हो गया। कहां पे? साइप्रस में। फिर क्या हुआ?
जब साइप्रस में सैनिक विद्रोह हुआ तो यहां के लोगों ने कहा कि हम लोग ग्रीस के साथ मिलना चाहते हैं, यानी कि हम लोग किसके साथ मिलना चाहते हैं, यूनान के साथ मिलना चाहते हैं, तुर्की के साथ मिलना नहीं चाहते। इतनी बात सुन के ही तुर्की ने यहां पर सैनिक दमखम के साथ हमला कर दिया। सैनिक दमखम के साथ हमला किया तो ऐसी स्थिति में तुर्की ने जो क्षेत्र तुर्की के प्रभाव वाला था उस पर कब्जा कर लिया। तो वर्तमान में जो नदन साइप्रस वाला हिस्सा है ये टर्की के अधीन है। आप इसको पढ़ करके चलिएगा, समझ के चलिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। वेयर एज जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, इस दक्षिण वाले हिस्से को ग्रीस ने अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन इसे एक इंडिपेंडेंट देश की मान्यता देके रखी। कहने का अर्थ यह हुआ कि ग्रीस का ही प्रभुत्व चलता है यहां पर, लेकिन साइप्रस एक रिपब्लिक देश के रूप में जाना जाता है, यानी साइप्रस जो है अपने आप में एक अलग देश के रूप में पहचान रखता है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यह वर्तमान में यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। कौन सा वाला, यहां से समझ लीजिएगा, सब रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, यानी कि दक्षिणी वाला जो हिस्सा है ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है और ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। उम्मीद है यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये सारी बातें चलती रही, इसी बीच में ये जैसे ही तेल की खोज निकल के आई तो यहां पर नया विवाद किसका शुरू हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि समुद्र की गहराई तक जमीन का हिस्सा है, वर्सेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि समुद्र की गहराई के अलावा पानी का क्षेत्र है। इन दो क्षेत्रों के विवाद के चलते अब क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। वर्ष 2018 में जैसे ही ये बात निकल के आई, क्या निकल के आई कि यहां पर गैस का तगड़ा भंडार है। अगर आप इसकी लोकेशन देख के चलें तो ब्लॉक 6 जो कि साइप्रस के नजदीक है, अब उसको लेकर के मुद्दा छिड़ गया कि ये आफ्टर ऑल किसका माना जाए। लेकिन चूंकि यूरोप एक तरफ था और यूरोप का समर्थन हमेशा इजराइल को प्राप्त रहा है, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों यहां पर फिर एक काम हुआ। और वो क्या हुआ, वर्ष 2019 में, क्योंकि फरवरी में यह पता चला, टर्की की मंशा सबको समझ में आने लगी। वर्ष 2019 की शुरुआत में यानी पहले क्वार्टर में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे कहा गया ईस्ट मेडिटेरेनियन, यानी कि आपका भूमध्य सागर, ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम, इसका निर्माण हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ईस्ट मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का पूर्वी हिस्सा, और यहां पर एक गैस फोरम का निर्माण किया गया। इसके अंदर जिन देशों ने हिस्सा लिया उनका नाम था इजिप्ट, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको एक डिप्लोमेटिक चीज समझ में आएगी। दूसरा था साइप्रस, तीसरा था ग्रीस, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चौथा था जॉर्डन, और इसके अलावा था इजराइल, इजराइल के अलावा था फिलिस्तीन। ये था फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन, जिसको लेकर के तुर्की नाराज है। मेरे प्यारे साथियों, इतने देशों ने मिलकर के ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम का निर्माण कर लिया। ये मेडिटेरेनियन निर्माण किया क्यों गया, बोले इस ईस्ट मेडिटेरेनियन क्षेत्र में जितना भी गैस निकलेगा उस गैस को हम पकड़ाएंगे, किसको, यूरोप को बेचेंगे पाइपलाइन के माध्यम से। और इन्होंने निर्णय लिया 1900 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन बनाने का, ईस्ट मेडिटेरेनियन पाइपलाइन, वर्ष 2019 में, जिसमें गैस कहां कहां से प्राप्त होगी। इसमें कहा गया कि साइप्रस से, इजराइल से, और नाइल रिवर का जो फ्रंट है जहां से गैस निकल रही है, वहां से गैस निकाल के कहां ले जाई जाएगी, यूरोप ले जाई जाएगी। एक प्रकार से तुर्की को छोड़ करके सबने एक आम सहमति बना ली, जो कि इस पूर्वी भूमध्य सागर में रहते हैं, उन सबने एक एका कर लिया कि हम यहां से गैस निकालेंगे और यूरोप को भेजेंगे, यानी संयुक्त रूप से हम यहां से गैस निकालेंगे और यूरोप को बेचेंगे। यूरोप भी लालची हो रखा था, क्योंकि यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर नहीं करना चाहता था, रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। इस कारण से यूरोप का इंटरफेयर यहां पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब यह बात तुर्की को पता चलती है कि यह तो मेरे बिना ही सारा काम हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर तुर्की जो है वो अपने द्वारा जहाज भेज देता है। किस काम के लिए, यहां पर समुद्र के अंदर निगरानी करने के लिए। दिसंबर 2019 में अपने द्वारा पानी के जहाज सर्वे करने के लिए भेज देता है, जिनके ऊपर ड्रोन कैमरे लगे होते हैं। जब ये जहाज यहां भेज देता है मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर टेंशन बढ़ जाती है, और टेंशन इस प्रकार से बढ़ना शुरू होती है कि साइप्रस के तट पर मेरे प्यारे साथियों मई 2020 में ये जो आपका फ्रांस है, इस फ्रांस ने कहा
कि हम यहां पर अब रेगुलर नेवल ड्रिल करेंगे, यानी कि हम समुद्री अभ्यास करेंगे। और क्यों फ्रांस क्यों आया? क्योंकि उसको भी तो गैस चाहिए ना। बोले हम यहां पर नेवल ड्रिल करेंगे, यहां पर एयर एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो यहां पर राफेल लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। ग्रीस के इसी तट पर, साइप्रस के इसी किनारे पर राफेल लड़ाकू विमान खड़े कर दिए गए हैं। अगर तुर्की का यहां इंटरफेयर बढ़ता है तो दुनिया में एक युद्ध का आगाज होने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद अब अंकल सैम उतर के आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनका तो इतने समय से इंतजार हो रहा था, वो कहां थे? जुलाई 2020 में अंकल सैम आते हैं, यानी अमेरिका आता है। और अमेरिका आके कहता है कि हम साइप्रस की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, यानी कि हम साइप्रस की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। यानी कि एक तरीके से मेरे प्यारे साथियों, साइप्रस के मुद्दे पर पूरी दुनिया एक तरफ और टर्की एक तरफ हो चुका है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल रशिया का आना बाकी है। देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में रशिया किसका साथ देता है, क्योंकि मुझे जो पूरे अपने अनुभव से लग रहा है अनडाउटेबली रशिया टर्की का साथ दे सकता है। लेकिन रशिया और टर्की के संबंध अभी अच्छे पिछले दिनों से चल नहीं रहे हैं, क्योंकि टर्की के जहाजों को रशिया ने अभी मार गिराया था कुछ दिन पहले। तो अब देखना होगा कि यह मुद्दा किस प्रकार से है। तो पूरी दुनिया जो है वो टर्की के खिलाफ उसके इस रवैये से हो चुकी है। टर्की ने अपना ही एक नया पैतरा चल दिया। क्या चला? अब मैं आपको वो भी बता देता हूं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को खत्म करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको मैप दिखाया था, इस मैप को एक बार देखिए जरा ध्यान से। आपको मालूम है ये रहा तो आपके सामने कौन? टर्की। और टर्की के सामने है लीबिया। लीबिया एक अफ्रीकी देश है। इस अफ्रीकी देश के अंदर अशांति पनपा रखी है। लीबिया के अंदर जो टर्की है उसने अपने द्वारा यहां पर मतलब एक धड़ा है जो लीबिया के अंदर अपना शासन चला रहा है, उसको टर्की का समर्थन प्राप्त है। पूरी दुनिया ने इसके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ है। कौन सा एम्बार्गो लगाया हुआ है? कि ये अपने हथियार ना बेचे, यानी लीबिया के ऊपर वेपन एम्बार्गो लगा हुआ है, यानी कोई भी दुनिया का देश लीबिया को हथियार नहीं बेच सकता। लेकिन तुर्की उसको चोरी छुपे यहां पर हथियार बेच रहा है। रीजन क्या निकल के आता है? क्योंकि तुर्की जो है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कर रहा है? वो ये रहा तुर्की, ध्यान से देखिए, यहां पर तुर्की है और ये रहा लीबिया। इन दोनों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी खेली और इस थ्योरी के तहत यहां पर एक मैरीटाइम लाइन बना ली भूमध्य सागर में। यह कहा कि देखो, चूंकि हम दोनों के कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपस में मिल रहे हैं, तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलने के कारण तुर्की आपको सहायता तो देगा, लेकिन यहां पर तेल और गैस की खोज वो खुद करेगा। यानी कि इस क्षेत्र में तुर्की ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लीबिया की अस्थिरता को अपना समर्थन दिया, ताकि वो इस क्षेत्र में क्या कर सके? तेल की और गैस की खोज कर सके और उस पर कब्जा कर सके। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, अब आपको ये पूरी तरह से मसला समझ में आ गया होगा, क्या चल रहा है, क्या है प्रोजेक्ट फोर्स। और ये जो बातें मैंने आपके सामने बोली, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मेरी इनमें से कोई बात खुद की नहीं है। मैंने बकायदा अल जजीरा से ये न्यूज ली है और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक एक लाइन, एक एक पिक्चर वहां की है और बहुत अच्छे से इन्होंने कोट किया है इस चीज को। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को प्रोजेक्ट फोर्स क्या है ये समझ में आ गया होगा, पूर्वी भूमध्य सागर में क्या चल रहा है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? दुनियादारी। अब आप में से कई लोग इस प्रकार के कमेंट, कई बुद्धिजीवी वर्ग है जो आप में से कुछ इस प्रकार के कमेंट क्लास के एंड में मुझे भेज देते हैं, और मुझे खुशी है उनके कमेंट देख करके कि सर आप वर्ल्ड के क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाते हैं, वर्ल्ड के क्वेश्चन पर डिटेल से जाते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया से प्रभावित होता है भारत। भारत अकेला आइसोलेट नहीं हो सकता। भारत की जो भी नीतियां हैं वो विश्व से प्रभावित होती हैं। आज चाहे भारत के द्वारा चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगाया जाना हो, या भारत के द्वारा आज जो तुर्की के खिलाफ माहौल बनने जा रहा हो, जो भी चीजें होती हैं वो पूरी दुनिया से प्रभावित होती हैं। आपका परीक्षा भी दुनिया से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जब तक आपको दुनिया में चल रहे कारणों का पता नहीं है, तब तक आपको भारत के भी कदम समझ में नहीं आएंगे। आपको सिंपल सा बस इतना सा पता लगेगा फिर तो कि भारत ने अफगानिस्तान में जाने के लिए चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है उसे मिस कर दिया। यह असल में एक लेस इन्फॉर्म्ड घटना होगी। जबकि आपको यदि यह पता होगा कि भारत ने चाबहार रेल लाइन क्यों मिस कर दी, तो आपको चाइना का इंटरफेयर पता चलेगा। जब दुनिया पता चलेगी आपको, तो ही आप देश के मुद्दे समझ पाएंगे और उस पर अपनी राय रख पाएंगे और सवालों को कर पाएंगे। तो इसलिए आप में से जो भी समझदार व्यक्ति हैं, कृपया करके इसको ध्यान से समझें कि बिना दुनिया के भारत पढ़ना व्यर्थ है। हाँ, हो सकता है आपके 2-5 सवाल
सही हो जाएं, लेकिन मैं आपके 2-5 सवाल सही कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको समझाऊं दुनिया में चल क्या रहा है, आप समझ से सवाल सॉल्व करें, रट के ना करें। रट के करने के लिए तो शुरुआत की जो 5 मिनट में मैं ब्रीफ करता हूं ना 10 सवाल, बस उतना ही पढ़ लिया करिए, उसमें ही आंसर है, उसी में सवाल है। और भी आसान सहूलियत दे देता हूं, संडे के दिन रिवीजन क्लास आती है, आप उसे देख लिया करें, 15 मिनट की होती है, जिसमें मैं 60 सवाल कराता हूं, आप उसे देख लिया करें। क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी होता है। यहां पर हम लोग समझ विकसित करते हैं और मुझे पूरे अंकित परिवार का इस पर समर्थन प्राप्त है। आप अपना समर्थन बनाए रखें। चलिए साथियों, अब एक बहुत बेहतरीन चीज पढ़ाते हैं आपको।